हेलो एवरीवन, वेलकम टू जंबो आईएएस। तो आज हमने ख़त्म करना है जुलाई का पार्ट 3, जिसके साथ हमारा जुलाई मंथ भी ख़त्म हो जाएगा करंट अफेयर वाइज। और इसके साथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 मंथ हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारी कोशिश यही है कि जितने भी क्वेश्चंस करंट अफेयर से अगर आते हैं पेपर में हमारे, तो हमारे सारे वो ठीक होने चाहिए। सारे ठीक होने का टारगेट हम लेकर चलेंगे, तभी हमारे 80 to 90% चीज़ें ठीक हो पाएंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 3 ऑफ जुलाई 2025। ओके, सो फर्स्ट करंट अफेयर इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल बायो बैंक। देखो, पहले तो बायो बैंक होता क्या है। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। बैंक का मतलब होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जीन है, डीएनए है, या कोई जीन पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी ह्यूमन बॉडी में, उन सबका एक ना बैंक हम लोगों ने बना दिया है। सो दैट मान लो कोई भी डिजीज़ अगर हमें हो जाती है कि भाई ये डिजीज़ है, कोई भी डिजीज़ ना आपके किसी पर्टिकुलर जीन को जाकर हिट करती है कि ये वाला जीन हिट हुआ है, और इस वजह से जो आपकी बॉडी में जो प्रोटीन है वो कम बना है, या फिर एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाई हैं। तो ये सब चीज़ें ना हमारे एक पर्टिकुलर जीन में भी प्रेजेंट होती हैं। तो हमारी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो डीएनए में है। तो डीएनए का जो भी हमारा कॉम्बिनेशन होगा वो किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारी आंखों का कलर कैसा होगा, बालों का कलर कैसा होगा, स्किन टेक्सचर कैसा होगा, हाइट कितनी होगी। तो ये सब चीज़ें हमारे जीन्स पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, इनके लिए हमारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वो जो एक बैंक है वो हमारे पास होना चाहिए। तो अभी CSIR और IGB ने मिलकर, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने मिलकर न्यू दिल्ली में इनके इस एरिया में, इस मतलब प्रमाइस में इस बायो बैंक को इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, और ये किया है हम लोगों ने अंडर फिनोम इंडिया इनिशिएटिव। वी वांट कि भाई हमारे पास ना पूरा डेटा हो किसी भी ह्यूमन बॉडी का। जैसे मान लो कोई भी जो वायरस है किसी एक पर्सन को तो अटैक करता है, किसी और पर्सन को वो अटैक नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि मे बी किसी और पर्सन में जो है उसके रिगार्डिंग पहले से एंटीबॉडीज क्रिएट हो रखी हो, या उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो। इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के लिए कौन सा ऐसा जीन था जो रिस्पॉन्सिबल था। तो वो सब चीज़ें जो है हमने नोट डाउन कर ली हैं, सो दैट अगर किसी को डिजीज़ अगर होती है तो हमारे पास ना ऑलरेडी एक सेटअप सा होता है कि भाई हम इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं बाय मॉडिफाइंग द जीन इन अ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एक तो ये चीज़ अगर आपको हल्का सा आइडिया लेना है कि भाई जीन किस तरीके से काम करते हैं, तो बस आपने ध्यान रखना है इंडिया कह रही हूँ, ह्यूमन बॉडी का जो सबसे सिंपलेस्ट बॉडी पार्ट है, जो सिंपलेस्ट सेल बेसिकली होती है, ठीक है, उस सेल में होता है एक न्यूक्लियस। ठीक है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम्स। ऐसे पेयर वाइज होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, और टोटल नंबर में 46 होते हैं। अगर गर्ल है तो XX क्रोमोसोम का पेयर है, और अगर बॉय है तो XY क्रोमोसोम का पेयर है। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम है इसके अंदर होता है आपका डीएनए। डीएनए भी ऐसे ही आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, तो इससे ही बेसिकली आपका क्रोमोसोम बना है। इस डीएनए में ना 4 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, A, T, C एंड G। एडेनाइन, थायामाइन, साइटोसाइन एंड गुआनाइन, ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं बेसिकली। ये मतलब एक, ये आप कह लो कि एंजाइम्स हैं जो जुड़े हुए हैं आपस में। A हमेशा T के साथ बॉन्ड बनाएगा, C हमेशा G के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इट कैन बी AT, TA, इट कैन बी CG, GC। तो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन मान लो AT, GC, GC, TA एंड TAG, C, ये कॉम्बिनेशन है। ये पर्टिकुलर एक जीन है जो हमारी बॉडी में किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये जीन का जो डेटा है वो हमारे पास होना चाहिए, तभी हम लोगों ने नेशनल बायो बैंक हमारे पास आ गया है। ये पहले यूके में बना था, ऐसे मतलब इंस्पायर्ड बाय दैट यूके बायो बैंक। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इंडिया के लाइफस्टाइल और जो पूरी डाइवर्सिटी है इंडिया में प्रेजेंट, उसके हिसाब से हमारे पास बायो बैंक प्रेजेंट हो। ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ये सेंट्रलाइज्ड है, हाई रेजोल्यूशन जीनोमिक एंड क्लिनिकल डेटाबेस कैप्चरिंग इंडियाज एथनिक लाइफस्टाइल एंड हेल्थ डाइवर्सिटी। तो कोई भी डिजीज अगर होगी तो हम जीन्स को स्टडी करेंगे और जीन्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स वाई दिस नेशनल बायो बैंक इज इंपॉर्टेंट। कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, किसने इनॉग्रेट किया है, मतलब क्या होता है इसका, क्या हमने पहली बार पूरे वर्ल्ड में हमने ही डेवलप किया है? देन आंसर इज नो। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके जवाब हमारे पास होने चाहिए। चलिए, नेक्स्ट इज इंडिजिनस डेंगू वैक्सीन। देखो, डेंगू पहली बात तो होता कैसे है। डेंगू होता है बाय अ मच्छर जिसका नाम है एडिस एजिप्टाई। ठीक है, ये मादा एनोफिलीज वाला नहीं है, वो मलेरिया के केस में हम बात करते हैं, डेंगू अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो ये एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो है, ये जिसके अंदर जो है डेंगू का वायरस है बेसिकली, वो ह्यूमन बॉडी को बाइट करेगा, और जो है वही जो वायरस है वो हमारी बॉडी में जाएगा, और
फिर अगर हमें जिसकी बॉडी में वायरस है पर्सन की, उसको मच्छर ने काट लिया, मच्छर में वो चला गया, फिर जो मच्छर आगे किसी और को काटेगा तो ऐसे वायरस जो है वो घूमता रहता है। ठीक है, तो बेसिकली क्योंकि एक ये वायरस है तो हमारे पास इसके रिगार्डिंग एक वैक्सीन होनी चाहिए। वैक्सीन कैसे काम करती है ना, जैसे मान लो कि हमने यही जो वायरस है, जो डेंगू का वायरस है, ये हम लोगों ने बहुत ही मतलब जीवित रखा है हमने इसको, बट इसकी जो हम लोगों ने एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दी है। तो इट इज़ लाइव अटेनुएटेड वायरस, इसकी एफिशिएंसी कम है। हमने वैक्सीन के थ्रू बॉडी में इसको इंजेक्ट किया, हमारी बॉडी को पता लग गया कि बाहर से कोई एंटीजन आया है और ये खतरनाक है बॉडी के लिए, तो हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज जनरेट करनी शुरू कर दी। ठीक है, अब क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कम थी वायरस की, तो इतना अटैक तो वो नहीं कर पाएगा, रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाएगा और हमारी बॉडी को इम्पैक्ट भी नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारी बॉडी को ये पता लग गया कि भाई ऐसा ऐसा कोई वायरस नाम की चीज़ है जो आज नहीं तो कल भी आ सकती है, तो हमारी बॉडी को पता है कि इसके खिलाफ कौन सी एंटीबॉडीज जनरेट करनी है। तो अगर जब एक्चुअल में वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो फिर जल्दी से जल्दी जो है हमारी बॉडी एंटीबॉडीज को जनरेट कर लेगी। ठीक है, सो दैट्स हाउ अ वैक्सीन वर्क्स, जहाँ पर हम लाइव या डेड वायरस को भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट इसमें हम लोगों ने यूज़ किया है अपना लाइव अटेनुएटेड वायरस। ठीक है, इसमें हम लोगों ने फेज़ 3 ट्रायल्स अभी स्टार्ट किए हैं, जिसमें 8,000 लोगों को हमने पार्टिसिपेंट बनाया है कि भाई हम आपके ऊपर टेस्ट करके देखना चाहते हैं कि क्या इसको हम पूरे नेशन वाइड रोल आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट फेजेस होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, है ना। तो हम एक बार टेस्ट से करते हैं कि भाई क्या ये एक्चुअल में इफेक्टिव है या नहीं है, ऑब्वियसली विद द कंसेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑब्वियसली। ठीक है, इसका नाम क्या है? नाम है इसका डेंगी ऑल। ठीक है, डेंगी ऑल क्यों? क्योंकि डेंगू के ना 4 टाइप्स ऑफ वायरसेस हैं, अपना डेन V1, डेन V2, डेन V3, डेन V4। तो ये चारों अलग अलग वायरसेस हैं। एक ही वायरस के रिगार्डिंग अगर आप वैक्सीन दोगे और बाकी 3 के लिए नहीं दोगे तो फ्यूचर में आपको वो जो वायरस है वो अटैक कर सकता है, वैक्सीन उसके खिलाफ काम नहीं करेगी। इसीलिए आपको चारों वायरसेस के लिए वैक्सीन बनानी होगी। तो जो डेंगी ऑल है वो सारे के सारे टेट्रावेलेंट हम लोगों ने डेंगू वैक्सीन बनाई है, जो हमें सारे के सारे चारों डेंगू वायरस के सीरोटाइप से बचा लेगा। और बल्कि उल्टा होता है कि अगर मान लो कि आपकी बॉडी में एक वायरस के रिगार्डिंग तो वैक्सीन है और आपको वो वायरस जो है हिट कर जाता है, फ्यूचर में अगर मान लो कोई और उसका सीरोटाइप आपको हिट करेगा तो वो ज़्यादा खतरनाक होगा आपकी बॉडी के लिए। तो मतलब कहने का ये है कि सारे ही टेट्रावेलेंट वैक्सीन हम लोगों ने बना दी है, डिराइव्ड फ्रॉम TB003, TB005 स्ट्रेन। स्ट्रेन बेसिकली अ काइंड ऑफ वायरस आपका ही, मतलब उसको ही हम लोगों ने हल्का सा मॉडिफाई किया है। तो यूएसए ने बेसिकली डेवलप किया था ये। और इसमें ऑर्गेनाइजेशन हमारी कौन कौन सी इन्वॉल्व है, इसमें 2 आपने ध्यान रखनी है। पहली है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो प्राइमरी फंडर है, मतलब पैसे वगैरह इसी ने ही देने हैं, एंड साइंटिफिक लीड वो भी ICMR के अंडर ही आएगा। फिर आपका पेनेशिया बायोटेक, ये है आपका वैक्सीन डेवलपर, होल्डिंग प्रोसेस पेटेंट्स एंड लीडिंग फॉर ट्रायल्स। मतलब कहने कि इस कंपनी के पास ये सारा एक पावर है कि भाई ये पेटेंट अपने पास लेकर आ सकती है, और क्योंकि इसी ने बेसिकली ये बनाई है, डेवलप इसी ने ही करी है। और जितने भी ट्रायल्स वगैरह हैं उसी को ही ये लीड कर रहा है। सुपरविजन बेसिकली ICMR की है, बाकी जो सारा काम है वो पेनेशिया बायोटेक कर रहा है। ओके, सो ये 2 बातें ध्यान रखनी है। कैसे डेंगू वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, क्या ये वैक्सीन है, इसका नाम क्या है, कितने सारे सीरोटाइप्स हम इसको हमें बचा लेगी, तो ये सारी बातें जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टू AI एप्रिसिएशन डे। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्रिसिएशन डे हम लोग मनाने लग गए हैं अब। 16 जुलाई को हम बेसिकली इसको मनाते हैं, और पहली बार नहीं मनाया है हमने ये, 2021 में सबसे पहली बार इस डे को हम लोगों ने मनाया था बाय द US बेस्ड कंपनी AI हार्ट LLC। बस किसी भी कंट्री ने नहीं बनाया है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, एक कंपनी है जिसने शुरुआत करी है। तो क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है कि भाई क्या हम मनाते हैं AI एप्रिसिएशन डे, देन आंसर इज यस। 16 जुलाई को मनाते हैं। पहली बार जो ये टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिया था किसने? डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में पहली बार इस टर्म का जिक्र किया गया था 56 में, कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब तब की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए आज आप देखो हम कहाँ तक आ गए हैं, मतलब क्या हम नहीं कर सकते हैं विद AI। ठीक है, तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं AI के बारे में, एंड इट इज़ कंसिडर टू बी द पार्ट ऑफ 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जैसे फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जब स्टीम इंजन्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था,
या इन्वेंट किया था बेसिकली। एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2 था जब इलेक्ट्रिसिटी और मास प्रोडक्शन की हमने बात की थी कि जो फैक्ट्रीज हैं वो बननी शुरू हो गई थी, काफ़ी सारा सामान जो वो इकट्ठा बन रहा था, इलेक्ट्रिसिटी की भी डेवलपमेंट हम लोगों ने कर ली थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3 वो था जिसमें हम लोगों ने कंप्यूटर्स की बात करी, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। और फोर्थ है आपका ये एआई वगैरह वाला। अब की बल्कि फिफ्थ भी आ रहा है। फिफ्थ का मतलब ना ये नहीं है कि भाई सिर्फ एआई को ही हम लोगों ने बहुत प्रमोट करना है। फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये काम करेगा कि भाई एआई मशीन्स को ह्यूमंस के साथ किस तरीके से कोलैबोरेट करवाना है। हम लोगों ने जॉब्स को रिप्लेस नहीं करना है, बल्कि हमने एआई की हेल्प से जॉब्स को क्रिएट करना है। तो दैट्स अबाउट फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बस पता हो कि एआई आपका फोर्थ का पार्ट है। एग्जाम में कई बार आ जाती है स्टेटमेंट ये वाली, क्योंकि एआई अब न्यूज़ में है ही बहुत सारा। तो ये फोर्थ का है, फिफ्थ का है, थर्ड का है, तो हल्का सा इसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट इज वी हैव 3I एटलस, थर्ड एवर इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। इंटरस्टेलर का मतलब होता है बिटवीन टू स्टार्स। जैसे जनरली मैं आपको हल्का सा आइडिया दे रही हूँ बस। ये आपका अगर सन है, सन के अराउंड ये सारे प्लैनेट्स हैं आपके, टोटल 8 मैंने इसके अंदर काउंट कर लिए। प्लैनेट्स के बाद ना अपना आते हैं ये क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स, जैसे ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स, प्लूटो वगैरह हो गए, वो सब इसमें आते हैं। फिर आता है आपका ये ऊट्स क्लाउड, इसमें क्या है क्या नहीं है अपने को नहीं पता। और यहाँ पर आता है आपका एक हीलियोपॉज। हीलियोपॉज का मतलब होता है यहाँ तक आते आते ना जो सन से निकलने वाले सोलर विंड्स हैं, जो आयनाइज्ड पार्टिकल्स निकलते हैं सन से, उनका लास्ट इम्पैक्ट यहीं तक ही होता है, आगे इम्पैक्ट नहीं होता। और यहाँ पर कोई आपका स्टार है जो हमारे बिल्कुल पास में पड़ता है, जिसे हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी कहते हैं। तो ये जो एरिया है हीलियोपॉज के बाद का, इसे हम कहते हैं इंटरस्टेलर। इस एरिया में जो है ना, यहाँ पर आपका इस स्टार का भी जो है हल्का सा सिग्निफिकेंस रहता है हीलियोपॉज तक ही। उसके आगे आपको दूसरा स्टार आ जाता है, तो बिटवीन द स्टार वाला एरिया है। तो इंटरस्टेलर इज बेसिकली दैट। तो हम लोगों ने ना अभी रिसेंटली ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो कॉमेट है, उसको देखा है। इट इज़ नोन टू बी ओल्डेस्ट नोन कॉमेट। इसका नाम आपको पता ही है, 3I एटलस। और ये पहली बार हम लोगों ने नहीं देखा है, इससे पहले भी दो जो ऑब्जेक्ट हैं वो सोलर सिस्टम में एंटर करे थे, मतलब हमें नहीं पता कहाँ से करे थे, मतलब किसी बहुत दूर दराज वाले एरिया से ही ये आए थे। तभी इन्हें हम कहते हैं विजिटर्स फ्रॉम बियॉन्ड। पहले ये ओ मुआ बेसिकली हमने डिस्कवर किया था, देन 2I बोरिसोव, एंड नाउ 3I एटलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन तीनों के नाम, कि ये क्या है, इनको हम क्या मतलब क्या डिस्कवरी है, बेसिकली बस ये पता होना चाहिए। और ये माना गया है कि भाई जो जो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका सबसे मतलब ओल्डर है देन सोलर सिस्टम, काफ़ी ज़्यादा पुराना है। और इसकी जो एज है बताई जा रही है 7 बिलियन ईयर्स। 7 बिलियन ईयर्स है इसकी एज। जो अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो उसकी एज 4.6 बिलियन ईयर्स है, तो ये बहुत पुराना है। यूनिवर्स को बने हुए यार अभी सिर्फ 14 बिलियन साल हुए हैं, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा पुराना ये कॉमेट माना जाता है। और इसको किसने डिस्कवर किया है? इट इज स्पॉटेड बाय एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। ये मतलब पूरा सिस्टम लगा हुआ है, एटलस इसको पूरा हम लोग बोलते हैं। ये चिले में है, और इसने ही इसको डिस्कवर किया, तभी इसके नाम के आगे हमने 3I एटलस लिखा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे इन्हें। चलिए नेक्स्ट वी विल डिस्कस ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल। देखो नॉर्मली ना हम सेटेलाइट को अगर भेजते हैं ऑर्बिट्स में, तो अगर मान लो कोई दिक्कत हो भी जाती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान सेटेलाइट का ही होता है, कि कोई ह्यूमन मतलब उसमें कैजुअलिटी नहीं होती। लेकिन अगर आप लोगों ने ह्यूमंस को स्पेस में भेजना है तो आप कोई भी चांस नहीं ले सकते। इसीलिए आपको लॉन्च व्हीकल्स वो बनाने पड़ेंगे जो ह्यूमन रेटेड हो, कि भाई ह्यूमन इसके ऊपर जा सकते हैं और ये बिल्कुल सही सलामत वापस इनको दोबारा लेकर आ जाएगा स्पेस से धरती पे। तो ये जो लॉन्च व्हीकल है दैट इज योर ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल। इंडिया का ये पहला है जिसको हमने हल्का सा मॉडिफाई किया है फ्रॉम LVM, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसको हम GSLV मार्क 3 के नाम से भी जानते हैं। और डिजाइंड टू सेफली कैरी एस्ट्रोनॉट्स, गगन यात्री हम लोग इनको बोलते हैं, बिकॉज आर ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड गगनयान, है ना, इनटू लो अर्थ ऑर्बिट अंडर द गगनयान प्रोग्राम। किसने बनाया है? इसरो ने बनाया है, अंडर द गाइडेंस ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। मतलब ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है आपका गगनयान वाला पूरा सिस्टम ये, कि भाई हम लोगों ने कैसे ह्यूमंस को 5-6 दिन के लिए, 15 दिन के लिए स्पेस में रखना है। तो लॉन्च व्हीकल हम लोगों ने खुद बनाया है अपना, है ना। तो ये हमने डिस्कवर मतलब हमने काफ़ी एक इम्प्रूवमेंट दिखाई है टेक्नोलॉजिकल वाइज, और हमें बनाना ज़रूरी भी था, क्योंकि सिर्फ गगनयान मिशन ही हमने लॉन्च नहीं करना है, हम लोगों ने खुद का जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है 2035 तक वो भी लॉन्च करना है हम लोगों ने।
अभी हमारे पास क्या है, ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये इंडिया का तो नहीं है ना स्पेशली, ये तो काफ़ी सारी कंट्रीज का कोलैबोरेशन में है कि स्पेस स्टेशन सा है, रिसर्च अगर करनी है आपने तो आप जा सकते हैं। लेकिन हम लोग खुद का चाहते हैं बनाना 2035 तक, तो हमें अगर वहाँ पर चीज़ों को लॉन्च करना है या भेजना है, उसके लिए हमें काफ़ी हाई कैपेसिटी का जो लॉन्च व्हीकल है वो चाहिए होगा। एंड दैट इज़ बेसिकली योर ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, मतलब ह्यूमंस भी इस पे जा सकेंगे। चलिए, नेक्स्ट हमने बात करनी है इसके फीचर्स की, कि ये कैसे कैसे लॉन्च व्हीकल में क्या क्या हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। तो इट इज़ 3 स्टेज कॉन्फ़िगरेशन। पहली स्टेज में आपके जो है S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स भी लगे हुए हैं। जैसे आपने जब वो देखा होगा ना, इस तरीके से बना रहता है ये, तो यहाँ पर ना वो रहते हैं, इसके सॉलिड बूस्टर्स रहते हैं, तो इससे काफ़ी जल्दी जो है वो मतलब स्पीड पकड़ जाता है। सॉलिड बूस्टर्स हैं, फिर आपका सॉलिड फ्यूल आता है यहाँ पर, और जब ये ख़त्म हो जाएगा तब ये नीचे गिर जाएगा। उसके बाद आएगा आपका लिक्विड कोर स्टेज, उस टाइम पे जो लिक्विड फ्यूल है वो यूज़ होगा। एंड लास्ट में देर विल बी क्रायोजेनिक फेज। क्रायोजेनिक का मतलब होता है हम लोगों ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा लो टेम्परेचर पर हमने यहाँ पर स्टोर करी हुई इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, है ना। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा, जब कंबशन शुरू होगी, तो गैस की एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन होगी तो उसको निकलने के लिए जगह चाहिए होगी, एग्जॉस्ट से गैस निकलेगी, जो रॉकेट है वो आगे की तरफ जाएगा। सो दैट्स बेसिकली द फिनोमिना ऑफ लॉन्चिंग एनी सैटेलाइट। ठीक है। तो जो जो फ्यूल खत्म होता जाता है वो नीचे गिरता जाता है। अब आपने सुना भी होगा कि भाई इसका जो ये पार्ट है ये इंडियन ओशन में डिस्कवर किया गया है, डिस्कवर कह रही हूँ, आइडेंटिफाई किया गया है ना। तो ये सारी बातें बस पता होनी चाहिए हमें। इस वाले में ना दो मॉड्यूल्स भी हैं, एक है आपका क्रू मॉड्यूल, एक है आपका सर्विस मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल मतलब कोई पर्सन जाए, री एंट्री करे, पैराशूट की डिप्लॉयमेंट, थर्मल रेजिस्टेंस, ये सब होना चाहिए उसमें, मतलब लोगों के हिसाब से सारा टेम्परेचर वगैरह सेट होना चाहिए। फिर सर्विस मॉड्यूल है जिसमें अगेन ये पावर, प्रोपल्शन, एनवायरमेंटल कंट्रोल, ये सारी चीज़ें रहेंगी इसमें, कि एक काइंड ऑफ मतलब एक बैक सपोर्ट है ये, कि लोगों को अगर आपने इसमें बहुत सुरक्षित तरीके से पहुंचाना है ऊपर, तो थोड़ा सा आपको इन बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो ये दो मॉड्यूल्स हैं इसमें जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। क्रू मॉड्यूल में बैठकर जो ह्यूमंस हैं वो ऊपर की तरफ लॉन्च किए जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, RDI स्कीम। कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव करी है और ये बोला है कि भाई जितना ज़्यादा हम लोग इनोवेशन प्राइवेट सेक्टर के थ्रू करवा सकते हैं उतना हम करवाएं। तो इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का जो फंड है वो भी लॉन्च किया गया है, ताकि आप रिसर्च करें, आप डेवलपमेंट करें, आप इनोवेशंस में पार्टिसिपेट करें, है ना। तो ये सारी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें मेटी वेटी नहीं है, इसमें है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन कौन दे रहा है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ANRF, जो कि जो चेयरमैन है इसके वो है प्राइम मिनिस्टर। तो आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है, मिनिस्ट्री कौन सी है, डिपार्टमेंट कौन सा है, और जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है वो कौन सी है, और हम क्या करना चाहते हैं, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है हमारा वो क्या है। तो हल्का सा आपको इससे आइडिया लग जाएगा। ठीक है, इसमें अब खास बातें क्या है, लार्ज स्केल फंड कॉर्पस है, मतलब 1 लाख रुपए जो है, 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो हमने ऑलरेडी उन सेक्टर्स को दिए हुए हैं, प्राइवेट कंपनीज को दिए हुए हैं जो सनराइज सेक्टर में काम करते हैं। सनराइज सेक्टर्स वो होते हैं जो मतलब रिसेंटली डेवलप हो रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट इनकी सिग्निफिकेंस भी है ना। तो मतलब ये शुरुआत वाले हैं, जैसे आप कह लो कि कोई भी ऐसा बिजनेस जो मतलब किसी ने और ने शुरू नहीं किया हुआ, अभी बस एक इनोवेशन स्टेज पर ही है वो सेक्टर वाले, है ना। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन हो गया तो सनराइज सेक्टर में आते हैं वो। फिर आपका 2 टीयर्ड फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, जो फंड है वो डायरेक्टली कंपनीज को नहीं जाएगा। सरकार के पास 1 लाख करोड़ रुपए हैं देने के लिए, लेकिन ये जाएगा थ्रू चैनल्स। पहला चैनल होगा आपका स्पेशल पर्पस फंड अंडर ANRF। ANRF के अंदर हम लोगों ने एक फंड बनाया होगा जिसके अंदर पैसा जाएगा, वो अल्टीमेटली किसको देंगे, एलोकेटेड टू सेकेंड लेवल फंड मैनेजर्स। फिर ये आगे एक और जो मैनेजर्स हैं अलग अलग फंड के, ये उनको देंगे। फिर आगे जो फंड मैनेजर्स हैं वो आगे जो सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं या फिर उसमें इनोवेशन करने वाले लोग हैं उनको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है, एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है कि भाई किसने किसको कितना पैसा दिया। क्योंकि 3 4 स्टेप्स जब होते हैं ना तो करप्शन इज थोड़ा सा मुश्किल, डायरेक्ट होता है तो करप्शन बहुत मुश्किल, तो बहुत ईजी हो जाता है ना। तो इसीलिए ये 2 टीयर फंडिंग फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है, ये आपको पता होनी चाहिए। सपोर्ट फॉर TRL प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल, जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़े से तैयार हैं, मतलब रिसर्च उन्होंने की हुई है, डेवलपमेंट की हुई है, इनोवेशन भी की हुई है, तो उन्होंने बस अपना जो आइडिया है वो सेटअप करना है।
ठीक है, तो दैट इज बेसिकली योर प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट वी हैव डीप टेक फंड ऑफ फंड्स, FOF जो है ये भी हम लोगों ने निकाला है, सो दैट वी कैन सपोर्ट हाई टेक एरियाज लाइक AI, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम, बायोटेक सेक्टर्स। तो ये सेक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आगे ना पूरा AI का ज़माना है, तो मशीन्स हम लोगों को चाहिए होंगी, हमें चिप्स चाहिए होंगी, तो वो सब भी अगर हम बनाएं या फिर उस पर हम रिसर्च वगैरह करें तो उसके लिए भी जो है फंड आपका प्रोवाइड करा गया है। ठीक है। थोड़ा खांसी परेशान कर रही है, लेकिन थोड़ा सा बस बियर कर लेना, हम सिलेबस रोक नहीं रहे हैं क्योंकि हमें पता है काफ़ी हमारा क्रूशल टाइम चल रहा है इस टाइम पे, है ना। चलो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। इरेजर भी आप कह लो, नाम से क्लियर है यार इसका, कि सबमरीन को जाकर हम लोगों ने हिट करना है। सबमरीन क्या होती है? जो पानी के अंदर चलती है। तो नॉर्मल हमारे पास मिसाइल्स हैं जो सबमरीन्स को हम अटैक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो रॉकेट है वो भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने इसमें रखी हैं। तो इसका सक्सेसफुल यूजर ट्रायल हम लोगों ने किया है अभी, एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट फ्रॉम INS कावारती, जिससे ये हम लोगों ने देखा है कि भाई हमारी अंडर वाटर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज भी हैं। तो अगर चाइना या पाकिस्तान की कोई सबमरीन हमारे टेरिटरी में एंटर करती है तो वी हैव दैट पावर कि हम इसको जो है मतलब ख़त्म कर सके। ठीक है, तो हम लोगों ने इट कैन बी ऑल्सो लॉन्च्ड फ्रॉम इंडियन नेवल वॉरशिप्स इक्विप्ड विद इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर्स, जिनके पास ऑलरेडी रॉकेट लॉन्चर्स हैं जिन शिप्स के ऊपर हमारे। तो ये जो रॉकेट है जो हम लोगों ने बनाया है उसको हम डायरेक्टली उसके ऊपर मतलब सबमरीन्स को हिट करवा सकते हैं। तो इंडिजिनस भी है हमारे पास, ये सारा पूरा का पूरा DRDO ने डेवलप किया है। और 17 रॉकेट्स हम लोगों ने लॉन्च किए फ्रॉम INS कावारती, जिसमें ये शो किया गया कि भाई हाँ, ये जो सारे रॉकेट्स हैं वो बिल्कुल जहां हम लोगों ने लोकेशन आइडेंटिफाई करी है वहीं जाकर इसको हिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये INS काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में रॉकेट लॉन्चर का नाम, रॉकेट का नाम क्या है ये पता होना चाहिए। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई सबमरीन को हिट करेगा, शिप को हिट करेगा, किसको हिट करेगा? तो आंसर इज योर सबमरीन को हिट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिया का फर्स्ट ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ। जीनोम का मतलब वही है, जीनोम इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट जीन्स, कि हमारी पूरी बॉडी में बोलते हैं ह्यूमन जीनोम है। तो ये जो है ट्राइबल वाले लोगों का, गुजरात बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च द ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। जनरली क्या होता है ना कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनमें ना बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जो बहुत कॉमनली मतलब पाई जाती है। ये जो डिजीज़ है वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में या फिर जो मेन स्ट्रीम में लोग रहते हैं उनमें नहीं मिलती है। जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, हेरिडिटरी कैंसर्स हो गए। तो ये डिजीज़ ना बहुत ज़्यादा कॉमन है ट्राइबल्स में। तो इनके पीछे कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है कि हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सो दैट जनरेशन वाइज जो डिजीज़ ट्रांसफ़र है वो हमारा रुक जाए। तो वो जो जीनोम सिक्वेंसिंग है ये गुजरात ने सबसे पहली बार लॉन्च किया है। ठीक है, जिसमें 17 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात में रहने वाले जो 2000 लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनका हम लोगों ने जेनेटिक जो सारा स्ट्रक्चर है वो फाइंड आउट किया है, ताकि हम इनके रिगार्डिंग जो है प्रॉपर मेडिसिन को क्रिएट कर सके कि भाई ये मेडिसिन जो है इस पर्टिकुलर डिजीज़ के को रोकने के लिए कामयाब साबित होगी। या फिर अगर वो नहीं बना पा रहे हैं हम लोग, देन वी कैन ऑल्सो एडिट द जीन्स और मॉडिफाई द जीन्स। तो कम से कम पता तो हो ना कि मॉडिफाई करना है कि नहीं करना है। तो उसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग इज नेसेसरी। इम्प्लीमेंट किसने किया है? बाय गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, GBRC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका ऑब्जेक्टिव ये है टू आइडेंटिफाई जेनेटिक रिस्क मार्कर्स लिंक्ड टू इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। खास करके जो हेरिडिटरी चलते हैं ना सारे डिसऑर्डर्स, उनको हम लोगों ने खत्म करना है, उनको हम लोगों ने ठीक करना है। ठीक है, तो जनरली हम लोग ये भी कहते हैं जैसे कोई एक ट्राइबल ग्रुप है जिसको ना मलेरिया कभी होता ही नहीं है, अगर उसको फीमेल एनाफिलीज मच्छर काट भी लेना, प्लाज्मोडियम उनकी बॉडी में चला भी जाए, तब भी उनको मलेरिया होता नहीं है। तो उनकी बॉडी में कोई ऐसा जीन प्रेजेंट है जो प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है उसको अटैक करने ही नहीं देता। तो कौन सा ऐसा जीन है वो प्रॉपर पता होना चाहिए ना हमें। तो कौन सा जीन डिजीज नहीं होने देता है, कौन सा जीन डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी बातें जो है वो अपने को सीक्वेंस करके ही पता लगेंगी। दैट्स व्हाई गुजरात हैज टेकन दिस इनिशिएटिव। नेक्स्ट वी हैव, अच्छा की फीचर्स हम लोगों ने देख ही लिए हैं। फोकस ऑन नेचुरल इम्यूनिटी मार्कर्स, कस्टमाइज्ड मेडिकल केयर। ठीक, कस्टमाइज्ड मेडिकल केयर इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस मिशन। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अ न्यू ह्यूमन ब्लड ग्रुप
CRIB जो है रिसेंटली हम लोगों ने देखा है इसको। जैसे CRIB, जैसे नॉर्मल हम ब्लड ग्रुप्स की बात करें तो आपने ABO सुने होंगे, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप, है ना, जिसमें एक रूमेटॉइड जो ये फैक्टर होता है वो भी होता है, केल जो एंजाइम है वो भी होता है। ऐसे ही ना एक आपका क्रोमर है, विच इज अगेन योर क्रोमर इंडिया, क्योंकि ये बेंगलुरु है तो इट इज क्रोमर इंडिया बेंगलुरु, CRIB। सी से है, CR से है क्रोमर, आई से है इंडिया, बी से है बेंगलुरु। तो ये एक नया ब्लड ग्रुप जो है वो निकल कर सामने आया है, क्योंकि इसको डिस्कवर ही किसने किया है, इस बेंगलोर के इस सिस्टम ने। ठीक है, इट इज वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबली, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय IBGRL, इंटरनेशनल ब्लड ग्रुप रेफरेंस लेबोरेटरी इन UK। ये नया एक काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, मतलब ब्लड ग्रुप नहीं है, ब्लड ग्रुप सिस्टम है एक तरीके का। और बेसिकली क्या है ना कि इट इज अ न्यू एंटीजन आइडेंटिफाइड विद द क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम नॉट प्रीवियसली ऑब्जर्व्ड इन एनी ह्यूमन सैंपल। देखो बेसिकली है क्या, मैं आसानी से समझाती हूँ आपको। जैसे मान लो कोई भी जो होता है ना ब्लड ग्रुप होता है, जैसे मान लो AB पॉजिटिव, हम जी पॉजिटिव जो लिखते हैं, पॉजिटिव क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास फिर उसमें RH फैक्टर होता है, हमारे बॉडी में RH फैक्टर होता है। अगर हम लोग AB नेगेटिव हैं तो हमारी बॉडी में जो RH फैक्टर है ये नहीं है, मतलब RH एंजाइम नहीं, RH प्रोटीन नहीं है हमारी रेड ब्लड सेल्स पे। ठीक है, ये जो क्रोमर सिस्टम होता है ये एक बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप क्लासिफिकेशन है, जिसमें एक एंटीजन है जिसका नाम है DAF, डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर, जो प्रेजेंट होता है आपका रेड सेल्स पे। रेड सेल्स रेड ब्लड सेल्स है हमारी, बेसिकली ब्लड हमारा ब्लड सेल्स ही तो है ना। तो रेड ब्लड सेल्स पे यहाँ पर आपका एक डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसको हम एंटीजन कहते हैं। वो अगर प्रेजेंट है तो हम कहते हैं कि भाई आपका जो सिस्टम है बॉडी के ब्लड ग्रुप का वो है क्रोमर सिस्टम। ठीक है, दीज एंटीजन्स आर इंपॉर्टेंट इन इम्यून रिएक्शंस ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन। जनरली क्या होता है ना कि जब हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, मान लो कोई डिजीज अगर हमें हो गई और हमारे को ब्लड की रिक्वायरमेंट हो गई, तो अगर हमारे को जब ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाएगा तब हमारी बॉडी ना मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, सो दैट ये हमारी पूरी और ऑर्गन्स को अटैक ना करे। ठीक है, अगर मान लो कि आपका ये जो मतलब जो ये अपना CRIB आया है, इसमें IB जो ऐड हुआ है, ये जो सिस्टम है इसमें क्या है, इट इज़ द एब्सेंस ऑफ अ हाई प्रेवलेंस एंटीजन फाउंड इन मोस्ट पीपल। ठीक है, तो ट्रांसफ्यूजन जब होता है तो हमारी बॉडी अपने आप को इम्यूनाइज कर लेती है कि भाई हमारी ब्लड और हमारा जो ये ब्लड है ये हमारे और ऑर्गन्स पे जाकर हिट ना करे। ठीक है, तो मतलब हमारा सिस्टम जो है ठीक ठाक बना रहे। लेकिन अगर आपकी बॉडी पर, आपकी रेड सेल्स पर ये DAF प्रोटीन नहीं है, तब आपका जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि आपको फिर CRIB नेगेटिव का ही जो पर्सन है वो ब्लड ग्रुप जो ब्लड है वो दे सकता है, जो बहुत 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 रेयर है। ठीक है, और जनरली क्या होता है कि जो ये प्रेजेंस, अगर मान लो आपकी बॉडी में ये नेगेटिव वाला प्रेजेंस है, तो ये हीमोलिटिक डिजीज ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न में आपको बहुत ज़्यादा मतलब ये रहता है कि जो आप जैसे हमारे बॉडी में जो फीटस है बेसिकली, जो मतलब जो बेबी हम वुमेन की बॉडी में है, तो वुमेन की बॉडी ना उसको अटैक करती रहती है अपनी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि भाई ये जो है एक एंटीजन है जो हमारी बॉडी को हार्म कर रहा है। तो ये सिस्टम क्या होता है ना, ये CRIB वाले सिस्टम में प्रेजेंट है। तो ये बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप सिस्टम बन चुका है। नॉर्मली CR जो क्रोमर सिस्टम है उसमें क्या होता है, आपका DAF प्रोटीन रेड ब्लड सेल्स पे प्रेजेंट होता है, बट CRIB में ये प्रेजेंट नहीं है, जिससे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और साथ में जो आपका फीटस है फीटस की जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको हमारी बॉडी अटैक करती रहती है। ठीक है, तो इसीलिए बस ध्यान रखना है आप लोगों ने कि जो आपका अगर पता लग जाए कि भाई आप CRIB नेगेटिव हैं, CRIB पॉजिटिव हैं, तो थोड़ा सा लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस के केस में आपको फिर उसी टाइप का जो ब्लड है हम ट्रांसफ्यूज करवाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये रिसेंटली अभी रिकॉग्नाइज भी कर लिया गया है कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है क्रोमर ब्लड ग्रुप में कि आपकी बॉडी की रेड ब्लड सेल्स में ये प्रोटीन ना प्रेजेंट हो। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है हम लोगों ने। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार ऐसा देखा गया है किसी लेडी के ब्लड ग्रुप में कि ये प्रेजेंट नहीं है DAF प्रोटीन, इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विल टॉक अबाउट SECI, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसने रिसेंटली ही 60 गीगावाट का जो पावर सेल अग्रीमेंट्स है वो अचीव कर लिया है फॉर सोलर, विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो इंपॉर्टेंट ये है कि भाई 16 गीगावाट इसने बेसिकली अचीव कर लिए हैं। SECI सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, CPSU है, किसके अंडर आती है, MNRE, क्योंकि अब सोलर विंड के रिगार्डिंग काम करेगा
तो फिर SECI आपका इसी के अंडर आएगा। ठीक है, 2011 में इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर नेशनल सोलर मिशन, जिसमें हमारी टारगेट ये थी कि 100 गीगावाट एनर्जी हम लोगों ने प्रोड्यूस करनी है बाय 2022। दैट वाज आवर टारगेट। ठीक है, अब क्योंकि ये सोलर के रिगार्डिंग नहीं काम करता है, सिर्फ विंड के रिगार्डिंग भी करता है, हाइब्रिड के रिगार्डिंग भी करता है, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने SECI से हटाकर चेंज करने की सोची है, जो हम रख देंगे इसका RECI, रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड नहीं, बस इंडिया है। ठीक है, तो बस ध्यान रखना है कि न्यूज में क्यों था, कब बनी थी, किस ऑब्जेक्टिव से बनी थी, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, नाम भी चेंज होने वाला है। ठीक है, तो क्या इसने सारा काम किया है, ये आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट इज E10 शिनकानसेन बुलेट ट्रेन। अभी रिसेंटली न्यूज में थी, क्योंकि जापान और इंडिया ने अग्रीमेंट साइन किया है कि भाई हम लोग जो है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर जो है उसमें ये प्रॉपर जो सिस्टम है वो चलाएंगे। ठीक है, तो बुलेट ट्रेन जो है वो जापान की तरफ से आएगी, टेक्नोलॉजी भी जापान ही बेसिकली हम लोगों को देगा। तो ये E10 आप लोगों ने नाम ध्यान रखना है। इसका जो पहला फेज है, जिसमें हम लोगों ने अंडर सी 21 किलोमीटर की टनल बनानी है बिटवीन ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से लेकर थाने तक, ये सक्सेसफुली कंप्लीट की जा चुकी है। अब धीरे धीरे हम अहमदाबाद तक पहुंचेंगे, सो दैट बहुत ही कम टाइम में जो ये हमारा रास्ता है ये तय कर लिया जाए। डिजाइंड बाय ईस्ट जापान रेलवे कंपनी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, जापान की कंपनी है, जापान में ही प्रेजेंट है। और इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू हैव दिस ट्रेन आउटसाइड जापान। जापान इसके अलावा मतलब अपने अलावा किसी और कोई टेक्नोलॉजी नहीं देता है, तो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री। ओके, जापान फंडिंग प्रोवाइड करेगा, टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगा, रोलिंग स्टॉक जितना भी मतलब सारा सिस्टम है वो प्रोवाइड करेगा, और इंडिया जो है वो एग्जीक्यूशन को मैनेज करेगी वाया NHSRCL, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के थ्रू। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। 2030 तक टारगेट है हमारा, इसको हम खत्म कर दें विद इंफ्रास्ट्रक्चर वायाडक्ट एंड स्टेशन कंस्ट्रक्शन इन रैपिड प्रोग्रेस। तो 2030 इज आर टारगेट। तो E10 शिनकानसेन क्या है, जापान की टेक्नोलॉजी है, बुलेट ट्रेन की। पहली बुलेट ट्रेन कहाँ चलेगी इंडिया में, मुंबई से अहमदाबाद। क्या फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया है, देयर आंसर इज यस। ओके, तो ये सारी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। नाम से क्लियर है कि भाई हम किसी भी एरिया में एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। कहाँ प्रमोट करेंगे, जहां पर हमारे ऑलरेडी 100 लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो नीति आयोग ने आइडेंटिफाई किए हैं कि भाई यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बुरा हाल में है, फूड सिक्योरिटी नहीं है, फूड स्कार्सिटी है यहाँ पे, तो इसीलिए इन पर हमें और ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा ध्यान देना है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमारा यूनियन कैबिनेट ने ये जो मिशन है, जो स्कीम है वो लॉन्च कर दी है। 24,000 करोड़ हम हर साल देंगे फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। 6 साल का है ये, तो मतलब अराउंड 24,000 करोड़ एक साल के हैं, तो 6 साल के लिए चलेगी ये स्कीम, तो इतना पैसा मिलेगा 100 लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, सो दैट टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में इम्प्रूव कर सकें, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, इन सब के ऊपर हम लोग खर्च कर सकें। ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी होगी, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर। आइडेंटिफाई अब 100 किसने की है, नीति ने की है, तो नीति भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर विद नीति। 36 स्कीम थी हमारी, उसको हम लोगों ने कन्वर्ज कर दिया। 11 मिनिस्ट्रीज में चलाई हुई थी पहले कभी, उन सबको हम लोगों ने मर्ज करके एक स्कीम बना दी है वाली, जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इन सबको हटाकर एक स्कीम लेकर आए, सो दैट एग्रीकल्चर को हम बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिटेबल बना सकें इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, तो दैट्स आवर ऑब्जेक्टिव। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्लान जो है प्रिपेयर किए जाएंगे बाय डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति, कि हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक अलग प्लान होगा, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में पता हमें होना चाहिए कि भाई यहाँ पर राइस लगेगा, व्हीट लगेगा, मेज लगेगा, क्या लगेगा, है ना। इसके अलावा 117 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, जो हर महीने जो है मतलब आइडेंटिफाई किए जाएंगे, कि भाई पता लगे कि प्रोग्रेस हुई कितनी है। ऐसा ना हो कि भाई 6 साल बाद देखे कुछ हुआ ही नहीं है, तो हर महीने अगर आप प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते रहेंगे तो हम ठीक रह जाएंगे। ओके, तो दिस इज योर धन धान्य कृषि स्कीम। और क्या क्राइटेरिया है कि भी लो प्रोडक्टिविटी है उस डिस्ट्रिक्ट में, मॉडरेट क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, क्रेडिट फ्लो नहीं है, मतलब लोन वगैरह लोग नहीं लेते हैं, और हर स्टेट हर यूटी में कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो तो सिलेक्ट होना ही चाहिए, दैट इज बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और प्रोपोर्शनेट एलोकेशन बेस्ड ऑन नेट क्रॉप्ड एरिया एंड ऑपरेशन, मतलब कि जिस स्टेट में या जिस भी ड्यूटी में उसका प्रोपोर्शन के हिसाब से जो है फिर आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट चूज करने हैं। ऐसा ना हो कि भाई गोवा में 36 हो गए, गोवा में अब एरिया कम है तो उसमें एक या दो हो सकेगा डिस्ट्रिक्ट, वैसा वैसा। तो कहने का मतलब प्रोपोर्शन टू साइज ऑफ स्टेट।
नेक्स्ट इज आरबीआई की नई पॉलिसी है कि अगर किसी पर्सन ने लोन लिया है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोटिंग रेट चार्जेस, जैसे मान लो आपने लोन लिया 2 लाख रुपए का, और पहले जब आपने लिया था तब इंटरेस्ट रेट था 8%, तो आपने बोला कि मैं तो फ्लोटिंग हिसाब चलूंगा, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया आगे फ्यूचर में तो कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा मुझे, आगे ज़्यादा हो गया तो मैं ज़्यादा पे कर दूंगा। फिक्स में ये होता है कि भाई आगे ना आरबीआई कम करता रहता है रेपो रेट्स वगैरह, तो बैंक्स भी रेट कम करते हैं, तो फिर आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलता। इसीलिए जो फ्लोटिंग वाले हैं कि भाई हम तो जैसा इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा आरबीआई के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अगर मान लो कि मुझे ये लोन जल्दी क्लियर करवाना है, तो मुझे अगर प्री पेमेंट चार्जेस करने तो पहले मुझे ना इस पर कुछ और एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते थे। तो आरबीआई ने मना कर दिया है कि भाई अगर कोई पर्सन ने लोन लिया है, और खास करके बाय इंडिविजुअल्स एंड माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज ऑन फ्लोटिंग रेट लोन्स, है ना, तो आप अगर उनको जल्दी पेमेंट करवाना चाहते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आप लोग उनसे नहीं ले सकते। ये जो स्कीम है ये लॉन्च होगी फ्रॉम 1 जनवरी 2026, तो ये लॉन्च ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, तो अगर पेमेंट पहले कर देंगे तो कोई क्यों एक्स्ट्रा चार्ज देने किसी ने भी, मतलब लोन ही क्लियर हो गया है बेसिकली आपका, तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनका ही अमाउंट कम होगा ना, तो वाई टू हैव प्री प्री पेमेंट चार्जेस। ओके, सो ये ध्यान रखेंगे किसके रिगार्डिंग है, इंडिविजुअल्स एंड एमएसएमईज के रिगार्डिंग प्रॉपर है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज स्प्री स्कीम, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। देखो ईएसआईसी ने ये बोला है कि भाई मान लो अगर किसी भी कंपनी ने, किसी भी फैक्ट्री ने अगर अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं रजिस्टर करवाया है ईपीएफओ के अंडर या ईएसआईसी के अंडर, तो उनको हम लोगों ने मौका दिया है कि आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं विदाउट फेसिंग एनी पेनल्टीज। ठीक है, तो बस 2025 में हमने इसको लॉन्च किया था टू एक्सपैंड सोशल सिक्योरिटी कवरेज, क्योंकि जैसे मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है एम्प्लॉयज़ को, या फिर कुछ पैसा कटता है जो बाद में आपकी जॉब अगर चली जाती है, आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, तब आपको इकट्ठा पैसा मिल जाता है वो वाला। तो वो सारी स्कीम्स जो है हम लोगों ने थोड़ा सा और एक्सपैंड करनी है। वन टाइम अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयर्स के लिए एंड वर्कर्स के लिए टू रजिस्टर अंडर ईएसआई विदाउट फेसिंग पेनल्टीज और रेट्रोस्पेक्टिव इंस्पेक्शंस। ठीक है, तो मतलब ईएसआई के अंडर हमने जाना है, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस, बेसिकली इंश्योरेंस का रिगार्डिंग ये सारा सिस्टम है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यही है कि टू फॉर्मलाइज एम्प्लॉयमेंट वगैरह। तो बस नाम ध्यान रख लेना है स्प्री ना, कई बार पेपर में चीज़ें पूछ ली जाए कि स्प्री स्कीम किसके लिए थी, तो इट वाज वन टाइम थिंग कि भाई आपने अपने आप को अगर रजिस्टर करवाना है अंडर ईएसआई विदाउट फेसिंग पेनल्टीज, तो उसके रिगार्डिंग ये स्कीम थी। डिटेल्स तो इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ठीक है, तो ये एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय दोनों के लिए है, जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयर्स भी आ जाएंगे, टेम्प्रेरी वर्कर्स भी आ जाएंगे। तो उन सबको हमने ईएसआई नेट के अंडर लेकर आना है, सो दैट अगर उनकी फैमिली में इमरजेंसी हो जाती है या उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है या पेंशन वगैरह बांधनी होती है उनकी, तो इसमें से जो पैसा है फिर निकाल के उनको दोबारा दे दिया जाता है। तो मतलब एक काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इज वी हैव एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम, इंसेंटिव स्कीम, मतलब जितने ज़्यादा लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दोगे उतना ज़्यादा सरकार आपको इंसेंटिव देगी। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव। 3.5 करोड़ जॉब्स को क्रिएट करने के लिए और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को और बूस्ट करने के लिए अक्रॉस सेक्टर्स, ये सारी जो स्कीम्स हैं ये लॉन्च की गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर सारी चीज़ें आएंगी, एम्प्लॉयमेंट हमेशा एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के ही अंडर आता है, तो ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, टाइमलाइन है आपका 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक, तो ये ही टाइम पीरियड है, इसके अंडर ही अगर आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं तब सरकार जो है आपको इंसेंटिव्स देगी। कैसे देंगे इंसेंटिव, जो पहले बार वाले एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब जिनको पहली बार एज एम्प्लॉय रखा है आप लोगों ने, तो एम्प्लॉयज़ को हम लोग 1 मंथ का जो ईपीएफ वेज है अप टू 15,000, ये भी हम देंगे इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, मतलब 7,500 प्लस 7,500 जो है आपके अकाउंट में हम ट्रांसफर करवाएंगे, एक काइंड ऑफ इंसेंटिव कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिली है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ को भी एक इंसेंटिव है कि आप काम करें जाके। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि भाई फर्स्ट टाइम सैलरीड एम्प्लॉयज़ होने चाहिए वो लोग जिनकी सैलरी 1 लाख तक हो, 1 लाख से ज़्यादा ना हो, और खास करके वो जो ईपीएफओ के अंदर रजिस्टर्ड हो सके हैं, है ना। तो ये एक एक एम्प्लॉयज़ के लिए इंसेंटिव्स है कि आप उस कंपनी में जाकर काम करो, और पहली बार सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए है ये जिसकी सैलरी 1 लाख तक है। एम्प्लॉयर्स को फ़ायदा क्या है, एम्प्लॉयर्स को ये बोला है कि भाई आप किसी भी पर्सन को अगर अपने पास रखते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो आपको हम हर महीने का 1,000 से लेकर 3,000 रुपये देंगे पर न्यू एम्प्लॉय फॉर 2 ईयर्स। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं तो ये 4 साल के लिए हम लोग देंगे। 1,000 हम तब देंगे जब किसी की जो वेज है वो 10,000 से नीचे है,
2,000 तब देंगे जब 10 से 20,000 के बीच में उसकी वेज है, और 3,000 तब देंगे जब जो 20,000 से लेकर 1 लाख तक की इसकी मतलब सैलरी है। ठीक है, तो मतलब कुछ जो अमाउंट है एम्प्लॉयर्स को जो देना है एम्प्लॉयज़ को, वो सरकार आपको दे देगी, सो दैट एम्प्लॉयर्स पर बर्डन ना पड़े ज़्यादा और वो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। ठीक है, तो बस ये पता होना चाहिए। एलिजिबिलिटी ये है कि आपकी जो फर्म है वो ईपीएफ रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और 2+ एम्प्लॉयज़ आपने हायर करने ही करने हैं नए। अगर आप जो है 50 लोगों से कम की कंपनी है, अगर आपकी 50 लोगों से ज़्यादा ही कंपनी है, तो आपको जो है 5 या 5 से ज़्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा, तभी आप इस स्कीम के अंडर आ पाओगे। ठीक है, और न्यू हायर मस्ट रिमेन एम्प्लॉयड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, मतलब ऐसा ना हो कि आप बार बार लोगों को लेकर आते जा रहे हैं और उनको फायर भी करते जा रहे हैं। तो 6 महीने कम से कम आपने लोगों को मतलब काम समझाना है, एम्प्लॉयमेंट देकर रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज अदिति स्कीम। अदिति इज फॉर असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट। हमारी कोशिश ये है कि जो भी हमारी माइक्रो स्मॉल या मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, एंटरप्राइजेज हैं, वो बढ़िया तरीके से एनर्जी एफिशिएंसी से काम करें। मतलब ये है कि आप जैसे एनर्जी एफिशिएंट का मतलब होता है कि आपने अपने यहाँ पे जो बल्ब वगैरह है, बल्ब नहीं लगा रखी है, सीएफएल लगा रखी है। आपने यहाँ पर कोल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, आपके सोलर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो मतलब एनर्जी एफिशिएंसी हम लोगों ने बढ़ानी है, सो दैट हमारे इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन है वो कम से कम हो। और क्योंकि अगर हमें इंडस्ट्रीज लगानी है, फिर हमने कोल भी इस्तेमाल करना है, फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करनी है, तो पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए हम लोगों ने ये अदिति स्कीम चलाई है, सो दैट जो आपकी लो कार्बन इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको हम लोग फैसिलिटेट कर सकें। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा है और इम्प्लीमेंट होगा बीईई के द्वारा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, विच इज अगेन स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। ठीक है, तो अदिति स्कीम पता होनी चाहिए क्या रही, मतलब एनर्जी एफिशिएंसी के रिगार्डिंग है ये, खास करके माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में। अब अगर आपने ये सब करना है, आपने सोलर पैनल लगाने हैं अपने फैक्ट्री के ऊपर, तो पैसे भी तो चाहिए होंगे इसके लिए, लोन भी लेना पड़ सकता है। तो आप जब लोन लेने के लिए जाओगे, तो अगर आप माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज हैं, तो 5% का इंटरेस्ट सब्सिडी जो है सरकार आपको देगी। अगर आपको लोन मिल रहा है 11% इंटरेस्ट रेट पे, तो वो 6 पे पड़ेगा, 5 सरकार अपनी तरफ से देगी। और अगर आप मीडियम एंटरप्राइज हैं, तो आपको 3% की जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो सरकार देगी। इसके अलावा पहले फेज में कम से कम 60 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हम लोगों को बनाने हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के, और फेज 2 में हम लोगों को 100 बनाने हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है हमारा, टारगेट है हमारे ये, किसके रिगार्डिंग ये स्कीम है, एनर्जी एफिशिएंसी के रिगार्डिंग। एनर्जी एफिशिएंसी क्या होती है, कैसे अचीव कर सकते हैं, सरकार कैसे हेल्प करेगी, वो सारी बातें इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव WHO का 3x35 इनिशिएटिव। देखो हमारी कोशिश ये है कि भी 2035 तक आते आते हम लोग 1 ट्रिलियन डॉलर्स जो है उसको हम मोबिलाइज कर लें थ्रू टैक्सेस। कैसे हम करेंगे इसको, जैसे अब WHO चाहता है कि लोगों की ना हेल्थ बनी रहे, तो जो आपका टोबैको है, अल्कोहल है और शुगरी ड्रिंक्स है, उनको हम लोगों ने इनके जो रियल प्राइसेस हैं उनको हम लोगों ने इंक्रीज करना है बाय एटलीस्ट 50% बाय 2035, ताकि ये महंगे हो सकें, लोग इनको कम कंज्यूम करें, लोगों की हेल्थ ठीक रहे। तो ये टारगेट है हमारा कि भाई कम से कम हम लोगों ने 1 ट्रिलियन डॉलर्स हमने पब्लिक रेवेन्यू में लेकर आने हैं बाय 2035, और 50% से ज़्यादा का जो प्राइस है हमने इंक्रीज करवाना है इन एल्कोहल, टोबैको एंड शुगरी ड्रिंक्स। ठीक है, सो दैट हार्मफुल प्रोडक्ट कंजप्शन भी काबू में की जा सके और सस्टेनेबल पब्लिक रेवेन्यू भी हम क्रिएट कर सकें, टारगेटेड हेल्थ टैक्सेस। ठीक है, तो ये खास बातें हैं। किसने लॉन्च करा है, ये WHO ने लॉन्च किया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि 3x35 क्या है, तो ये टोबैको, अल्कोहल, शुगरी ड्रिंक 3x35, 35 तक आते आते हमने इसको बिल्कुल कम कर देना है, रियल प्राइसेस को हम लोगों ने बढ़ा देना है बाय 50%, और 1 ट्रिलियन डॉलर्स हम लोगों ने अपने पास लेकर आ जाने हैं बाय टैक्सेस दीज प्रोडक्ट्स। चलिए नेक्स्ट इज वी हैव एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये है बिटवीन आपका इंडियन आर्मी एंड सिंगापुर आर्म फोर्सेस, बस यही ध्यान रखना है आपने। बोल्ड कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में मतलब इंडिया तो आ ही गया, बोल्ड कुरुक्षेत्र में सिंगापुर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज शिप सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। देखो ये मिशन क्या है आपका, क्वाड कंट्रीज है ना आपकी, जो ये क्वाड, इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने पहली बार ये जो क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन है ये लॉन्च किया है टू बूस्ट मैरिटाइम कोऑर्डिनेशन इन द इंडो पैसिफिक।
ये जितने भी कोस्ट गार्ड्स हैं क्वाड कंट्रीज के, उन सबके द्वारा किया गया एक इनिशिएटिव है। बस ध्यान रख लेना, ये सी शिप ऑब्जर्वर मिशन है, क्वाड कंट्रीज है, ठीक है, सो दैट कोई भी एनिमी जो शिप्स वगैरह हैं वो हमारी टेरिटरी वगैरह में ना आ सके, इंडियन ओशन में भी ना आ सके और पैसिफिक ओशन में भी ना आ सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज तालिस्मैन सैब्र 2025। ये भी क्या है आपका एक लार्जेस्ट एवर एक्सरसाइज है। कौन होस्ट करता है इसे? ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। इसके अलावा इंडिया भी इसका पार्ट है, और इसके अलावा और 19 कंट्रीज हैं जिसमें जो है आपका और पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। इसमें सारी आर्म्ड फोर्सेस इसमें इंक्लूडेड हैं, और 35,000 ट्रूप्स इसमें अभी देखने को मिले थे। तो काफ़ी बड़ी एक मल्टीनेशनल जॉइंट एक्सरसाइज है, सो दैट पूरे एरिया में एक जो कोऑर्डिनेशन है वो बनी रहे, ठीक है। तो ये बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया सिंगापुर है, ध्यान रखेंगे। याद करने के लिए कुछ भी निमोनिक बना लो कि भाई जो बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग होते हैं वो सबसे पहले ट्रिप जो है सिंगापुर की बनाते हैं, क्योंकि मतलब बाहर के देश में पास में है ना, तो सस्ता ही पड़ता है बेसिकली। तो उस तरीके से आप इसको याद कर लो। तालिस्मैन सैब्र है, तो तालिस्मान में आप कह लो कि भाई काफ़ी सारे लोग ताली मिलकर बजा रहे हैं, है ना, तो मतलब काफ़ी लोग हैं। अब का मतलब मल्टीनेशनल है, इंडिया या किसी और बायलेटरल कंट्रीज के बीच में नहीं है, तो काफ़ी कंट्रीज की एक एक्सरसाइज है। तो इसको हल्का सा आप याद कर लेना, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि हमें याद हो जाएंगी चीज़ें, हल्का सा बस अपने को क्रिएटिविटी सी दिखानी है। ओके, चलो इसके साथ हमारा ख़त्म होता है जुलाई का पार्ट 3। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को ये सारी बातें। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, देन यू कैन टॉक टू अस, यू कैन मैसेज अस। तो कोई इशू रहेगा तो प्लीज़ बताइएगा। बाकी आप लोगों ने इसको रिवाइज करना है नोट्स के थ्रू, एमसीक्यूज के थ्रू, उसको दोबारा से एक बार गो थ्रू दोबारा कर लेना है, सो दैट बार बार रिविजन अगर होती रहेगी ना तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको मेमोराइजेशन हो जाएगी पूरे फैक्ट्स की, ठीक है। बाकी अगर आपको नहीं कुछ समझ में आता है या कोई भी दिक्कत आप फेस करते हैं तो वी आर हेयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।